सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। पहले ये आपका ये जो पिक्चर है, ये कैसे काम करता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, वो आपको समझाया गया है, वो आप देख लो पहले। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या हिस्सा आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या पार्ट आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर है। सारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको इंटीग्रेट कराना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कराना, एंड उनका कंट्रोल सेंटर हमारा यही है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, दोनों मिला के हम कहेंगे। सिर्फ ब्रेन नहीं है, कुछ ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड भी, ठीक है। अब ये इंपल्स सेंड करेगा या हम कहें मैसेज सेंड करेगा, किसके थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पे जो नर्व फाइबर होगा उसका नाम क्या होगा, नर्व फाइबर्स होंगे। यहाँ अफरेंट नहीं लिखेंगे, इफरेंट नर्व फाइबर्स सीएनएस से ऑर्गन्स तक मैसेज ले जाएगा। वो कोई पेरिफेरल नर्व फाइबर ही होते हैं जो मैसेज ले जाएंगे। क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व कम्युनिकेशन लाइन है बिटवीन द सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी पार्ट्स का मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स का कम्युनिकेशन जो बनता है वो इसी पीएनएस से बनता है। या तो वो क्रैनियल नर्व होगा या फिर स्पाइनल नर्व होगा, ये पहली बात ध्यान रखनी है। अब हमारा ये मैसेज जाएगा कहाँ पे, ऑर्गन्स तक, इफेक्टर ऑर्गन्स तक, जैसे मसल्स हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, एंड कोई और ऑर्गन्स हो सकते हैं जिसपे भी उनको सिग्नल या मैसेज भेजना है। एंड देन उसके बाद ये इफरेंट जो हमारा नर्व फाइबर है या इफरेंट डिवीजन है, ये भी दो टाइप का है। या तो वो सोमैटिक होगा, मैसेज तो दोनों को भेजना है, जिसपे आपका विल पावर काम कर रहा है, जिसपे नहीं कर रहा है। या तो वो सोमैटिक होगा, इस पे वॉलेंट्री एक्शन कराने के लिए भी आपको मैसेज चाहिए, और इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए भी आपको मैसेज ब्रेन देगा, तभी जाके वो आपकी बॉडी का जो ऑर्गन है वो अपना जो भी चेंज करना है, रिस्पॉन्स करना है, वो देगा। अब जैसे ऑटोनॉमिक का, यहाँ पहले सोमैटिक का एग्जांपल दिया हुआ है, स्केलेटल मसल्स पे हम आपको इम्पल्स चाहिए, तो हमें ब्रेन ही अपने इस पहले कोई स्पाइनल नर्व, या अगर हम बात करें आपके लिम्स के मसल्स की, तो लिम्स के मसल्स में को मैसेज आएगा स्पाइनल नर्व की मदद से, किसी इफरेंट डिवीजन से, और वो सोमैटिक मसल है क्योंकि हमारा ये वॉलेंट्री एक्शन का काम करता है। स्केलेटल मसल्स कैसा है, वॉलेंट्री नेचर का है, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आएगा, और जो भी हम मसल्स में चेंज कराना चाहते हैं वो होगा। एंड देन अगर यही हम बात कर लें किसी इनवॉलेंट्री ऑर्गन की, जैसे मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, उसकी बात कर लें, तो वो इनवॉलेंट्री है। सेम बात है, कोई आपका स्पाइनल नर्व होगा एंड मोटर से आएगा, मतलब इफरेंट डिवीजन से आएगा, और अब जो जहां जाएगा, देन इसके बाद इफरेंट भी हमारा जो ऑटोनॉमिक होगा उसके थ्रू जाएगा आपके स्टमक की या एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की जो मसल्स है उन तक। एंड देन जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, कार्डियक मसल भी हमारा इनवॉलेंट्री है, स्मूथ मसल्स भी हैं जो, या स्मूथ मसल्स जहाँ जहाँ पे हैं। एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल का नाम कई बार हो ले ही रहे हैं, और उसके अलावा भी यूरिनरी ब्लैडर का है, यूट्रस का है ना, यहाँ पे भी स्मूथ मसल्स हैं। कार्डियक मसल आपकी हार्ट की वॉल में है, जितनी ग्लैंड्स हैं वो सारी की सारी आपकी इनवॉलेंट्री है, कोई भी किसी पर भी आपका विल पावर नहीं काम करता। जैसे एक एग्जांपल ले लो, सैलिवरी ग्लैंड, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो दिखते ही आपका सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो उसको मैसेज किसने दिया, सेम यही आपका जो ब्रेन या हम कहें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसी स्पाइनल नर्व से अपना वो मैसेज भेजा मोटर इफरेंट डिवीजन से, और वो क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शन है तो एएनएस से जाएगा, एसएनएस से नहीं जाएगा, और हमारा वो सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। अब ये जो एएनएस है, ये या तो हमारी बॉडी को इमरजेंसी की कंडीशन में ले जाएगा, या फिर उसको नॉर्मलाइज कराएगा। डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग का सिचुएशन कैसा है। इमरजेंसी है तो ये सिंपैथेटिक डिवीजन काम करेगा एएनएस का, और वो सारे चेंजेस करवाएगा जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए चाहिए। और इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होते ही
जो बॉडी में नॉर्मलाइज कराने के लिए जो चेंजेस चाहिए होते हैं वो फिर कराएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका किसका पार्ट है? इसी एएनएस का ही है, जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनमें। वॉलेंट्री में तो हम अपने आप को कर लेते हैं, अपना जो भी कंट्रोल करना होता है, इमरजेंसी कंडीशन खत्म हुआ तो हम चेंज कर लेते हैं। जैसे आपको भागना है, जब तक आपको डेंजर दिख रहा है तब तक भागोगे, नहीं दिख रहा है तो रुक जाओगे, वो आपके विल पावर के ऊपर है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो इन दोनों नर्वस सिस्टम का काम है, एक दूसरे से इंटीग्रेट करके ये इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होने के बाद ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज कराता है। अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद इन सभी चेंजेस के लिए, ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, इन सभी चेंजेस के लिए पहले तो हमें इम्पल्स मिलना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए, तब हमारी बॉडी में चेंज होगा। और वो सिग्नल ले आता है आपका सेंसरी या कोई अफरेंट डिवीजन, मतलब कोई सेंसरी ऑर्गन जो आपके स्टिमुलस को रिसीव करेगा। सोमैटिक एंड विसरल नर्व फाइबर्स होते हैं, कंडक्ट करेगा इम्पल्स को। ये तो हमारा अफरेंट की बात हो गई। ऑर्गन से कहाँ तक? सीएनएस तक ले जाएगा। एंड किसके थ्रू ये सेंस करेगा? वहां पे आप बात करोगे सेंसरी ऑर्गन्स की, ठीक है। अब दो तरह के सेंसरी ऑर्गन, या हम कहें कि जो सेंसरी पार्ट है वो हमारा सिर्फ सेंसरी ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे रिसेप्टर्स भी हैं। बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वहां पे रिसेप्टर्स काम करते हैं, वहां पे सेंसरी ऑर्गन नहीं है। भाई आपका इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में कुछ अपने हिसाब से एडजस्टमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, डायरिया जैसा हो सकता है, या कोई आपका माइक्रोब्स बहुत कोई कंटामिनेशन चला गया, आपने इनटेक कर लिया तो एलिमेंट्री कैनाल अपने हिसाब से चेंज कर लेता है, पेट खराब हो जाएगा, डिसेंट्री हो सकती है, डायरिया हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कैसे हुई उसको सेंस करने के लिए वहां आपके उस गट में कोई आईज तो लगी नहीं है कि हाँ वो देख रही है कि माइक्रोब्स आया तो इस तरह का चेंज कराओ, नहीं। उनको सेंस करने के लिए उस एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पर रिसेप्टर्स लगे। सेम आपने अभी मिक्चुरेशन पढ़ा था। मिक्चुरेशन में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर जैसे जैसे भरता जाएगा तो उस पे आपका स्टेटोरिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लिमिट तक प्रेशर वो बियर करेगा। जैसे वो प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ मीन्स वॉल्यूम यूरिन का बढ़ता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो सिग्नल जाता है आपके कहाँ पे? सीएनएस के पास। एंड सीएनएस सिग्नल सेंड करेगा, अब आपको अर्ज आएगा एंड देन यू ट्राई टू पास आउट द यूरिन। एक तो हमारा इनवॉलेंट्री इंस्टिंक्टर है ही है, तो वॉलेंट्री को हम वॉलेंट्रियली, वो अलग बात है कि हम वॉलेंट्रियली उसको हम ओपन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, देन पास आउट करते हैं। लेकिन ब्रेन को सिग्नल किसने दिया कि हाँ यूरिन मीन्स ब्लैडर भर गया है? रिसेप्टर्स भेजते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा सेंसरी ऑर्गन नहीं है। तो सेंसरी का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन्स नहीं समझना है। जब हम कोई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, वहाँ का जो सराउंडिंग कंडीशन है उसको सेंस करता है। तो ये आप एक बात याद रखना, इंटरनल, अभी मैं बोल रहा हूँ इंटरनल ऑर्गन, लेकिन इंटरनल ऑर्गन के लिए आपको जो लिखा हुआ बुक में मिलेगा वो लिखा जाता है विसरल ऑर्गन। क्या मिलेगा? विसरल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के लिए क्या लिखोगे? विसरल ऑर्गन। ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी वॉल के अंदर, उनके लिए हम बोलेंगे क्या? विसरल ऑर्गन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सेस। अभी कुछ आपको वर्ड्स नए लग रहे होंगे। नर्व फाइबर्स तो समझ आ रहा होगा, गैंग्लिया भी आपने समझ लिया था। अब ये प्लेक्सेस क्या है ये आपको थोड़ा सा आगे जैसे जैसे हम आएंगे न्यूरॉन पर वो तब समझ आएगा। विच इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब इंटरनल ऑर्गन से सीएनएस तक का एंड सीएनएस से इंटरनल ऑर्गन तक का जो कनेक्शन बनता है उसको हम बोलेंगे विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स आपके पास, ज्यादातर ऑर्गन्स आपके इंटरनल ही, एक्सटर्नली क्या है? हाथ पैर और आपका ये हेड वाला रीजन।
अब हमें बात करनी है इस नर्वस टिश्यू की। ये तो हमारे नर्वस सिस्टम का कॉम्पोजिशन का बात हुआ कि कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है। इसका जो बेसिक यूनिट है कि नर्वस सिस्टम का बना किससे है, वो अगर अपन को समझ आ जाए तो हम बात समझ जाएं कैसे काम करता है। ये इस चैप्टर का पर्पस है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें आपको समझना है। नर्वस टिश्यू की ओरिजिन पहले तो हमें याद रखनी है, एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म किसके लिए हम बोल रहे हैं? जो हमारा सब ओरिजिन होता है जाइगोट से डेवलप होने के बाद हम पहले हमारा जो एम्ब्रियो बनता है 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बाद यही 3 लेयर बनती हैं। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को मेसोडर्म और इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्म। सारे ऑर्गन्स आपके इन्हीं 3 लेयर से ही बनते हैं और जो हमारा इस नर्वस टिश्यू का ओरिजिन है वो इस एक्टोडर्म से, सबसे आउटर मोस्ट ऑफ द कवरिंग या लेयर ऑफ द एम्ब्रियो से ये ओरिजिनेट होता है। अब ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। क्यों? क्या क्या इसका स्पेशलाइजेशन है? स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, इसमें एक्साइटेबिलिटी है, ट्रांसमिट कर सकता है मैसेज को, जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। 2-3 स्पेशलाइजेशन है। क्या? एक तो एक्साइटेबिलिटी बोलोगे, रिसीविंग द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। अब स्टिमुलस क्या था वो आपको मैंने कल ही समझा दिया। स्टिमुलस इज द एनी चेंज इन आवर सराउंडिंग। कुछ भी आपके सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, दैट इज अ स्टिमुलस फॉर अस, या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए भी वो स्टिमुलस है। ठीक है। वो स्टिमुलस का स्ट्रेंथ कैसा है? बहुत सारे स्टिमुलस ऐसे होते हैं कि जिसका रिस्पॉन्स हम नहीं देते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो स्टिमुलस कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक्साइटेबिलिटी, ये स्टिमुलस रिसीव कर सकता है, एंड कंडक्टिविटी, स्टिमुलस को ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप, चलो एक और एग्जांपल कर ले ही लेते हैं। आप नॉर्मल बीइंग है, हमारा बॉडी का सारा पार्ट लगभग नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए हम स्टिमुलस देख रहे हैं, हमारे ब्रेन तक जा रहा है तो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप किसी पागल को देखा होगा तो उसके साथ क्या गड़बड़ हुआ है? पागल का मतलब क्या? उसका ब्रेन नहीं है उसके पास ब्रेन। उसके साथ गड़बड़ क्या हुआ है? अगर आप पागल की हरकतें नोटिस करे होगे, जैसे वो पंखा देखेगा, ये फैन चल रहा है तो फैन को वो देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इम्पल्स या तो जा नहीं रहा, मैसेज या तो कंडक्ट नहीं हो रहा, या फिर आपका उनका सीएनएस प्रोसेस करके, एनालिसिस करके मैसेज फिर से आगे रिस्पॉन्ड करने के लिए भेज नहीं रहा। एम्ब्रियो का सबसे आउटर मोस्ट लेयर पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है। मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जितना भी आपका क्रेनियल नर्व है, जितना स्पाइनल नर्व है, सारा इसी लेयर से बना हुआ है। पूरे नर्वस सिस्टम की बात है, किसी एक की बात नहीं है। नर्वस टिश्यू आपका देखो 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं न्यूरॉन, जिसे आपने एक और नाम पढ़ा होगा, नर्व सेल भी बोलते हैं। और दूसरा जो इनका सेल होता है इस टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया, या फिर दूसरा नाम क्या है? न्यूरोग्लियल सेल। ये आपके लिए नया है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा आपको डिटेल जानना है। और उधर का तो पूरी तरह से नया है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अब नर्वस टिश्यू की बात करें या न्यूरॉन की बात करें, तो न्यूरॉन में आपने ये 2-3 ये जो डिवीजन लिखे हुए हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए थे। ऐसा डायग्राम बनाते थे, इधर न्यूक्लियस होता था और ऐसा कुछ डॉट्स बनाते थे, ऐसा सब कुछ बनाते थे। अब देखो, न्यूरॉन का सबसे पहला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है क्या? साइटोन या फिर सेल बॉडी। दोनों टर्म्स याद रखने हैं। एंड दूसरा टर्म है प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन। प्रोसेसेस का मतलब आपको याद रखना है, दैट इज द आउट ग्रोथ। ये क्या है? आउट ग्रोथ है। किसका आउट ग्रोथ है? ये सेल का मेन पार्ट है, साइटोन, जहां पे सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आप इमेजिन करो कि एक सेल है, सेल से ये आउट ग्रोथ की तरह दोनों स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं, इस बड़े वाले आउट ग्रोथ का नाम देते हैं क्या? एक्सॉन नाम देते हैं। और ये छोटे वाले जो आउट ग्रोथ्स हैं, जिसका नाम देते हैं क्या?
डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रॉन, एक्चुअली पूरा नाम देते हैं डेंड्राइट्स। तो ये आपने दोनों टर्म्स इतना तक सीखा हुआ था। डेंड्राइट्स ये जो कि हाईली ब्रांच्ड होता है, दोनों में देखो डिफरेंस भी है। हाँ, अभी उसके डिवीजन की बात करेंगे। जो इससे अराइज होता है उसको डेंड्राइट, इनकी इसकी ब्रांचेस को डेंड्रॉन बोलते हैं, एंड देन इसकी ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोला जाता है। तो ये आपको अभी आगे की बात है। अभी आप इतना याद रखो कि डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स हाईली ब्रांच्ड है। ये ब्रांचिंग इनकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट बहुत ज्यादा नहीं होगी, अगर होगी भी। और ये लॉन्गेस्ट होगा, मोस्टली एक ही होते हैं। लास्ट पे वो छोटे छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। ये सारे स्ट्रक्चर यहां पे देखो इस पिक्चर में, यहां। अब यहां आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस डायग्राम में। ये पूरा क्या कहा जाएगा, ये साइटोन है। साइटोन के पास दो टाइप के आउटग्रोथ्स हैं, एक तो ये लॉन्ग वाला जिसका नाम क्या हो गया, एक्सॉन। ये छोटे वाले आउटग्रोथ जिसका नाम क्या हो गया, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसको बोल रहे हैं, ये एक्चुअली जो ब्रांचेस मेन अराइज हो रही हैं, इनके लिए वर्ड लिखा जाएगा डेंड्रॉन। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ये डेंड्रॉन। एंड इनकी जो ब्रांचेस हैं, इनके लिए वर्ड लिखा जाएगा डेंड्राइट्स। ठीक है, तो दो आपको दोनों बातें समझ के रखनी है। पहले न्यूरॉन के लिए देखो क्या बात आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस टिश्यू का या नर्वस सिस्टम का हम बोले तो। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ किससे, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू दो टाइप का सेल है, कौन कौन सा, एक तो न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल है। न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन इनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो नर्वस सिस्टम के हम दो सेल की बात कर रहे हैं, एक तो न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, दूसरा हम बोल रहे हैं न्यूरोग्लियल सेल। किसके, न्यूरोग्लियल सेल। जो मेन कॉम्पोजिशन बनाता है वो बनाता है न्यूरॉन, ना कि न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स। ये न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड मेक्स, ये जो न्यूरॉन है इट मेक्स मेजर पोर्शन, नर्वस सिस्टम का ये मेजर पोर्शन बनाता है। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को याद करो। किडनी था, किडनी में अपन ने बोला था कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या सिर्फ किडनी के स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन ही है, नहीं। रीनल कैप्सूल था, किडनी के टिश्यू से कॉर्टेक्स मेडुला था, वो किडनी के सेल्स होते थे, ब्लड वेसल्स था, बहुत सारे कंपोनेंट थे। लेकिन मेजर पोर्शन कौन बनाता है, नेफ्रॉन। इसलिए उसको बोल दिया गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। कॉमनली मिलेंगे, इम्पल्स है, एक नर्व इम्पल्स तो बोला ही जाएगा, सिग्नल भी बोला जाएगा, मैसेज भी बोला जाएगा। तो ये आपको बात समझ के रखनी है। हाँ, एक और वर्ड लिखा जाएगा स्टिमुलस। ये भी आपका क्या हुआ, इम्पल्स। स्टिमुलस ही कॉज करेगा इम्पल्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लगभग कितना लंबा होता है, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, ये पढ़ा होगा। या फिर जिसे हम लिखते हैं क्या, 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई नर्व सेल का जो लेंथ है वो कितना होता है, या तो लिखो अबाउट 1 मीटर या फिर 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। 90 सेंटीमीटर 1 मीटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए लिख दिया जाता है अबाउट 1 मीटर। मतलब 1 मीटर का ह्यूमन बॉडी का ये वाला सेल, लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट का नाम तो आपके सामने है, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी हम बात कर रहे हैं। ऐसा मत सोच लेना किसी और का। ह्यूमन का बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है एग सेल। फीमेल एग सेल जो है दैट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इनके बारे में बात करते हैं। मेजरली इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे न्यूरॉन को। कौन कौन सा पार्ट है, देखो इधर, सेल बॉडी पहला, दूसरा डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन बोलेंगे, एंड थर्ड वन इज द एक्सॉन।
या हम आप दो हिस्सों में, पहले मेनली दो हिस्सों में डिवाइड करोगे न्यूरॉन को। एक को बोलोगे साइटोन एंड सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस दो टाइप के, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, जैसे आपने पीछे देखा। ठीक है, तो ये आपको दो बातें समझ के रखनी है और इतना पहले लिखो, फिर अपन आगे। एंड साइटोन की बात अगर हम करें न्यूरॉन के, तो लगा दिया था और सबका। साइटोन की बात करी जाए तो साइटोन इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। नर्व सेल का सबसे मेन पार्ट है ये। और ये क्या क्या इसमें है वो आप देखो। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म। ये आप यहां देखो, एक सेल है, ऐसे अपन मान लेते हैं। इसके पास जो आपका टिपिकल सेल आपने पढ़ा है, कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा, इसके अंदर जो आपका मिक्सचर है मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, which has the typical cell organelles। जो टिपिकल एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इधर होते हैं लगभग। एक बात याद रखनी है इस सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, दैट इज द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ऐसा सेल ऑर्गेनेल, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता। या सेंट्रियोल लिखा जाएगा या फिर वर्ड लिखा जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से ही बनता है दो सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम से कितने? दो सेंट्रियोल बनते हैं। ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और किसी भी सेल में नहीं होता, प्लांट सेल्स में नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना। पहला तो डिफरेंस ये है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ये तो बात याद होगा, बोलो भाई, इतना याद है। ऐसे एनिमल सेल में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है, प्लांट सेल में नहीं होता, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। अभी आप न्यूरॉन पढ़ रहे हो, वो कैसा सेल है? प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? एनिमल सेल है। ऐसा एनिमल सेल जिसमें सेंट्रोसोम ना हो, वो है न्यूरॉन। वो कौन है? न्यूरॉन। इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ये आपको बहुत दिमाग पे जोर डाल के याद रखना है। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट या सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन नर्व सेल। इसीलिए नर्व सेल का जो डैमेज होने के बाद रिपेयर नहीं होता। नर्वस टिश्यू एक बार आपका डैमेज हो गया तो वो कभी ठीक नहीं होता, रिपेयर नहीं होता। बॉडी में कहीं पे और आपको डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयरिंग हो जाती है, नई सेल्स बन जाती हैं डिवाइड करके। जैसे कहीं पे घाव लग गया तो वो नई सेल्स बन के वो हील हो जाता है। लेकिन इधर आपके अगर न्यूरॉन के साथ ऐसा कुछ हो गया या नर्वस टिश्यू के साथ ऐसा कुछ हो गया, वो डैमेज हो गया, तो वो डिवाइड करके नया सेल नहीं बना सकता जो प्रीवियसली बचा हुआ है या कोई और बचा हुआ है। इसलिए नर्वस टिश्यू हमारे लिए उनका डैमेज ना हो, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, वो अभी आगे अपन बात करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या बात करोगे? टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिसका नाम यहाँ पे याद रखना है क्या? नीसेल्स ग्रैन्यूल। अब आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको बड़े क्लियरली दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं आपको। इन ग्रैन्यूल्स को बोला जाता है क्या? नीसेल्स ग्रैन्यूल। एक टर्म तो ये याद रखना है। अब ये नीसेल्स ग्रैन्यूल है क्या चीज, ये आपको देखना है। दैट इज फ्रैगमेंटेड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट्स है, वही ग्रैन्यूल जैसा दिखता है। ठीक है, क्या है ये? RER का फ्रैगमेंटेशन है। वैसे आपने ER तो पढ़ा ही होगा, दो टाइप का है, CR एंड RER। अगर इतना नहीं याद रहता तो आप इतना तो जरूर याद रखो, फ्रैगमेंटेड ER है। क्या ये? फ्रैगमेंटेड ER है, जो साइटोप्लाज्म में ही होगा और उसी को बोला जाता है, ग्रैन्युलर अपीयरेंस देता है, तो उसका नाम है नीसेल्स ग्रैन्यूल। और इसका फंक्शन आपसे पूछा जाए तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है। अब जैसा आपको ये बताया गया होगा, RER का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फंक्शन इनका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस।
अब मैं बोलूं अगर नीसेल्स ग्रेन्यूल आर द फ्रेगमेंटेड RER, तो इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। मेनली क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइटोन का ये नीसेल्स ग्रेन्यूल की बात आ गई समझ। देखो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट यही लिखा है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल को छोड़ दिया जाए तो इसमें लगभग सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपके मेन हैं वो सारे होते हैं। हाँ, बट सेंट्रियोल नहीं होता। इस सेंट्रियोल के एब्सेंट की वजह से नर्व सेल कैन नॉट डिवाइड, नर्व सेल्स डिवाइड नहीं कर सकता, नर्व सेल्स में डिवीजन का पावर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूरोफाइब्रिल्स आर ऑल्सो फाउंड इन नर्व सेल। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? दे आर द fibrous protein which present in the cytoplasm। जो साइटोप्लाज्म में फाइब्रस प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं एक सेल, ये मान लो ये है अपना, इसमें ऐसे नेटवर्क ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स। एंड न्यूरोफाइब्रिल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसके साइटोन के लिए क्या क्या बात याद रखनी है? साइटोन जो है वो आपका सेल ऑर्गेनेल सभी होता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस भी इधर होता है ना, वो भी हम आगे बात करेंगे। एंड नीसेल्स ग्रेन्यूल की बात हो गई, सेंट्रियोल नहीं होता है, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। देखो नीसेल्स ग्रेन्यूल के लिए अलग से आपको एक बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम फॉर्म granules like structure that is called क्या? नीसेल्स ग्रेन्यूल। या इसी की जगह पे, इतनी बात की जगह पे आप इतना बोल लो RER। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम आ जाता है, लगा होता है उसके सरफेस पे, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टर्म्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। एंड सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है ये, क्योंकि इसका फंक्शन है राइबोसोम का। एंड साइट ऑफ नीसेल्स ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। साइटोन, ये आपका न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ये नीसेल्स ग्रेन्यूल किधर किधर होगा? देखो ये जो आपके इनके पार्ट्स हैं, ये साइटोन में देखने को मिल रहा है, डेंड्रॉन में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सॉन में है क्या? नहीं। तो नीसेल्स ग्रेन्यूल कहाँ मिलेगा? सिर्फ आपको साइटोन एंड डेंड्रॉन में मिलता है और कहीं नहीं। इतनी बात याद रहेगी। चलो अब न्यूरोफाइब्रिल्स के लिए देखो, मेनी स्मॉल फाइब्रिल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स। एंड इन न्यूरोफाइब्रिल्स का काम होता है इंटरनल कंडक्शन इन द साइटोन। ये हमारा मान लो कि साइटोन है नर्व सेल का, इसमें इम्पल्स या आप अभी मैसेज जिसे बोल रहे थे, मैसेज का कंडक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो इनके न्यूरोफाइब्रिल्स इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इम्पल्स का कंडक्शन कराने के लिए। इस पूरे साइटोन में इनका काम है न्यूरोफाइब्रिल का। इंटरनल कंडक्शन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल कंडक्शन ऑफ द सिग्नल या इम्पल्स या फिर मैसेज। तो साइटोन क्योंकि मेन पार्ट है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम बहुत है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इम्पल्स का कंडक्शन इधर से इधर कहीं भी ले जाना होता है, तो उसका कंडक्शन कराता है कौन? ये न्यूरोफाइब्रिल्स। इसको बोला जाता है इंटरनल कंडक्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि साइटोन में इंटरनल कंडक्शन कौन कराता है, तो आपको ध्यान में ये बात रखनी है। एंड न्यूरोफाइब्रिल्स कहाँ मिलेगा? न्यूरॉन के लगभग सारे स्ट्रक्चर्स में, साइटोन में भी होता है, डेंड्रॉन में भी होता है, एक्सॉन में भी होता है। मतलब बात समझ रहे हो? इस पिक्चर पे जाओगे अगर, जो आपका ये वाला पिक्चर है, तो न्यूरोफाइब्रिल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पे? इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ भी है, ठीक है। बट इसके लिए नीसेल्स ग्रेन्यूल के लिए आपको साइटोन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स को बोलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है इतनी? चलो
अब आ जाओ और आगे, दूसरा हिस्सा है डेंड्राइट्स। दूसरा पार्ट क्या है? डेंड्राइट। साइटोन की बात इतनी आपको याद रखनी है, नीसेल्स ग्रेन्यूल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल मिलेंगे जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे। और एक आपका ये सेंट्रियोल और न्यूरोफाइब्रिल्स, ये दो तीन बातें इनके इंपॉर्टेंट हैं। और तो आपको सेल का साइटो जो मुझे लगता है टिपिकल सेल वो आपको पता है, ठीक है। डेंड्राइट्स की बात करें तो ये आपका शॉर्ट फाइबर है। डेंड्राइट्स क्या है? एक सेल प्रोसेस है, पहली तो ये बात याद रखनी है। ये क्या है? सेल प्रोसेस है, साइटोन का सेल प्रोसेस है। सेल प्रोसेस का मतलब आउटग्रोथ ऑफ द सेल, क्या है? आउटग्रोथ ऑफ द सेल, है ना। बट ये कैसा होता है? छोटे साइज का होता है एंड ब्रांच होता है बहुत ज्यादा, रिपीटेडली ब्रांचिंग होती है, मींस हाईली ब्रांच्ड है एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, ऑल्सो कंटेन नेसल्स ग्रेन्यूल, दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन। अब यहाँ पे अब आपको बात ये देखो, इधर, हाँ इधर दिख रहा है आपको, इस पिक्चर में भी बात बन जाएगी। इधर जो डेंड्राइट्स हैं इनका इम्पल्स कंडक्शन का डायरेक्शन वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, टूवर्ड साइटोन। किधर होगा? टूवर्ड साइटोन। और इस डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर हम बोलेंगे, पूरे न्यूरॉन का जो सेल का जो सेंटर वो कहा जाता है, दैट इज अ साइटोन। तो सेंटर की ओर जा रहा है, तो इस कंडक्शन को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल कंडक्शन। तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट से इम्पल्स का डायरेक्शन किधर है वो आपको पता होना चाहिए। अब साइटोन के बाद एक्सॉन में जब इम्पल्स जाता है, इसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द साइटोन या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। नेक्स्ट पार्ट यही है आपका एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? लॉन्ग फाइबर है एंड डिस्टल एंड जो होता है एक्सॉन का, इट हैज नोब लाइक स्ट्रक्चर। सॉरी, इनके पास कुछ ऐसा नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ये एक्सॉन का एंड है, देन ये ब्रांचिंग है, इनकी ब्रांचेस को बोला जाता है टीलोडेंड्रिया। वर्ड ध्यान रखना, एक्सॉन की ब्रांचिंग का नाम क्या बोलोगे? टीलोडेंड्रिया। एंड ब्रांचिंग के पास ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है सिनेप्टिक नोब या फिर